May I come in, ma'am? Please come in. Please take your seat. Thank you, sir. रवि, जी जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम सभी लोगों ने वैक्सीनेशन लिया हुआ है। जी आपने भी लिया होगा, जी। तो आप हटा लीजिए मास्क। अपना परिचय दीजिए। नाम सहित हम्म। मेरा नाम रवि कुमार है। मैंने 2017 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है भूगोल विषय से, और वहीं से 2019 में एमए भी किया है, और वर्तमान में मैं सिविल सर्विस की तैयारी करता हूँ। मेरा हॉबी है सर समानांतर सिनेमा की मूवी देखना, और मैं पश्चिमी चंपारण बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा रवि, तो आपने एमए भी ज्योग्राफी से ही किया होगा जी सर। और वही आपका वैकल्पिक विषय भी है। जी सर। तो अभी ये कहा जाता है कि जो भारतीय मॉनसून है जी ये भारत के असली वित्त मंत्री तो यही है। जी। ये कथन किनका है और क्या आप इससे सहमत हैं? सर ये तो मुझे नहीं पता कि ये कथन किनका है, पर इस बात से मैं सहमत काफी है? हद तक सहमत हूँ। क्यों क्यों वित्त मंत्री है क्योंकि मॉनसून? अभी भी सर भारत जो है कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, और इसकी जो है लगभग 50% तक भूमि जो है कृषि मानसून आधारित है। तो यदि मानसून कभी देरी से आता है या फिर मानसून कमज़ोर होता है तो भारत में कृषि प्रभावित होता है। कृषि सबसे बड़ा रोजगार देने वाला भी इस समय क्षेत्र है। तो इसकी वजह से एक बड़ी आबादी जो कृषि पर निर्भर है उनकी वित्त व्यवस्था प्रभावित हो जाती है। अच्छा, तो अभी हाल ही में आईएमडी ने कुछ बदलाव किए हैं जैसे मानसून को लेकर। क्या बदलाव हैं? जैसे कि नॉर्मल रेनफॉल जो है उसकी रेंज को अब क्या कुछ परिवर्तित किया गया है? सर सॉरी सर, इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ। एक लॉन्ग पीरियड एवरेज होती है, लॉन्ग पीरियड एवरेज, जी। इसके बारे में जानकारी है आपको? नहीं। कितने सालों को लॉन्ग पीरियड एवरेज में काउंट किया जाता है? मानसून से संबंधित हाँ सर अवेयर नहीं हूँ इसके बारे में। अच्छा, और ये एल नीनो और ला नीना क्या है और इनका शाब्दिक अर्थ क्या है? सर एल नीनो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मेल क्राइस्ट होता है, स्पेनिश भाषा का यह शब्द है। और जो ला नीना होता है ये फीमेल क्राइस्ट होता है। एल नीनो जो होता है ये पूर्वी प्रशांत महासागर में पेरू पे तट पे उत्पन्न होने वाली एक गर्म जल की धारा है जो दिसंबर के मौसम में उत्पन्न होती है, और जब यह पूर्वी प्रशांत से पश्चिमी प्रशांत महासागर की ओर चलती है तो तापमान बढ़ा देती है, जिसके कारण मानसून प्रभावित होता है। भारत में सूखे की स्थिति भी होती है या कभी सामान्य से कम वर्षा आता है। ला नीना इसके विपरीत धारा है एल नीनो की, जो ठंडी जल की धारा है। इसके उत्पन्न होने से भारतीय मानसून पे अच्छा रहता है। सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, धन्यवाद सर। तो समानांतर सिनेमा देखते हैं आप, क्या होता है? सर समानांतर सिनेमा 1950-60 के दशक में शुरू हुआ भारतीय सिनेमा में एक आंदोलन है। इसकी जो मुख्य विशेषता होती है यथार्थ होता है, और गहरी जो इसकी सामग्री होती है वो बेहद गंभीर होती है। कोई वास्तविक समानांतर सिनेमा देखी है? किताबी बातें छोड़िए, जो खुद देखी हो बताइए, जी इसमें सर। क्या गहराई थी? सर मैंने एक मूवी देखी थी 2 बीघा जमीन। 2 बीघा जमीन, वो समानांतर सिनेमा की मूवी है? जी सर। चलिए अच्छा बताइए, क्या उसमें क्या दिखाया उस गया? मूवी में एक कहानी रहता है, जो एक किसान होता है जो एक जमींदार के चंगुल में फंस के अपनी ज़मीन गंवा देता है और कलकत्ता में जाकर मजदूरी करने के लिए बाध्य हो जाता तो है। पैरेलल सिनेमा कैसे हुआ? ये तो कमर्शियल सिनेमा है, जाता है वहाँ पर जाकर अपनी कमाई करने की कोशिश करता है, मर जाता है, ये तो था। हाँ सर, पर समानांतर सिनेमा इस बारे में है क्योंकि ये भारतीय जो अच्छा, एक समानांतर सिनेमा में एक 2 बीघा जमीन देखी, और कौन कौन सी मूवी देखी है? सर एक मूवी देखी थी मैंने, वो अपूर्व संसार। आपका शौक है, जी कितनी मूवी देख चुके हैं जो समानांतर सिनेमा की श्रेणी में आएगा? सर अभी तक तो मैंने 3 मूवी ही देखी है। मतलब आपकी हॉबी है, आपने सिर्फ 3 मूवी देखी है? अच्छा, आज के दौर में समानांतर सिनेमा की क्या अब यहाँ पर उसका महत्व रह गया? समानांतर सिनेमा सर आज के समय में उसकी भूमिका ये है। आज कोई बताइए ऐसी मूवी जो समानांतर सिनेमा की श्रेणी में जा सकती हो। सर एक मूवी है ब्लैक फ्राइडे। ये तो फिर वही 90 के दशक की बात कर रहे हैं आप। सर ये अभी बताइए ना, इधर पिछले 2 दशकों में समानांतर सिनेमा और जिसे आप लोकप्रिय सिनेमा कहते हैं, इसमें कहाँ भेद रह गया? अब तो खत्म हो गया था मामला। सर भेद इस बारे में है कि जो कमर्शियल सिनेमा है वो ज़्यादा। चलिए, जब आपने देखी नहीं मूवी, आपकी अभिरुचि होने के बावजूद आप मूवी नहीं देखते। चलिए मुझे एक बात ये बताइए कि रामसर साइट क्या होता है? सर ये रामसर साइट 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर में हुआ एक सम्मेलन था जिसके तहत आर्द्र भूमि के संरक्षण का आर्द्र भूमि क्या है? सर वेटलैंड होता है वैसे क्षेत्र होते हैं जो वर्ष के अधिकांश महीने या पूरे वर्ष भर
जलमग्न होते हैं। जलमग्न। यदि आप समुद्री क्षेत्र में हो तो उसकी ज्वार की जो तो ऊंचाई इसके होनी चाहिए 6 संरक्षण मीटर। की क्या आवश्यकता है? इसके लिए एक पूरा कन्वेंशन होना और सर संरक्षण की इसलिए आवश्यकता है क्योंकि जो वेटलैंड होते हैं कई तरह से महत्वपूर्ण होते हैं। पहला तो सर ये भूमिगत जल को रिचार्ज करते हैं, दूसरा सर ये बाढ़ प्रबंधन में सहायक होते हैं, और तीसरा सर ये है कि जैव विविधता के बहुत बड़े क्षेत्र होते हैं जहाँ पे कई तरह की प्रजातियाँ निवास करती। बिहार में कौन सा ऐसा साइट है जिसे रामसर साइट में शामिल किया गया है? सर बिहार में है कवरताल, बेगूसराय में स्थित है। भौगोलिक दृष्टिकोण से उसकी आकृति क्या है? सर ये गोखुर झील है। गोखुर झील क्या होती है? सर गोखुर झील होता है जब नदियाँ मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो उनका ढाल कम हो जाता है, अवसाद की मात्रा अधिक होती है, तो वो फिर उन क्षेत्रों से गुजरती है जहाँ की चट्टानें कोमल होती है, तो फिर उसका जो मार्ग होता है टेढ़ा मेढ़ा बन जाता है, और फिर जब दोबारा उसमें जल प्रवाह की मात्रा बढ़ती है तो वो सीधा प्रवाहित हो जाती है, तो जो क्षेत्र छूट जाता है वो गोखुर झील कहलाता है। चलिए, बहुत अच्छा मैम। रवि जी मैम। अभी हाल ही में अखबारों में था कि एक हम लोग का एक्ट है फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, जो विकलांग वर्ग हैं उनके लिए एक एक्ट है भारत का। तो इसके अंतर्गत एक सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड होता है जिसका गठन नहीं हुआ है काफ़ी टाइम से। तो इसके ना गठित होने की वजह से क्या परेशानियां हैं जो ये वर्ग महसूस कर सकता है, क्या दिक्कतें आएंगी? तो मैम दिखते आए कि जैसे कि अगर इससे संबंधित जो आयोग है जो गठित नहीं हो रहा है तो जो डिसेबल से संबंधित जो उनके राइट्स हैं वो प्रभावित होंगे, उनके लिए जो योजनाएं निर्धारित की जा रही है वो प्रभावित होगी, और एक इस बारे में भी प्रभावित होगा कि जैसे कि जितने डिसेबल्स हैं उनके आंकड़ा कितने हैं उससे संबंधित प्रभावित होगा काम। क्या फंक्शन है इस बोर्ड के वैसे, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड के? मैम सॉरी इसके बारे में मैं अवेयर नहीं हूँ। और क्या कारण दिया गया है इसके ना गठित करने का? इसके बारे में भी अवेयर नहीं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। ये बताइए FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट और FDI, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है और इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है? मैं जितना जान रहा हूँ मैम इसमें जो FDI होता है वो ज़्यादा स्थायी होता है, ज़्यादा स्थिरता होती है इसमें, और इसके तहत मतलब किसी भी देश में जो फॉरेन निवेश आता है वो जैसे आधारभूत संरचना या फिर उद्योगों किसी क्षेत्र में निवेश होता है, और जो FPI होता है वो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट है और इसमें मुद्रा मार्केट में लगाया जाता है। इसमें कोई आधारभूत संरचना नहीं होती है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट नहीं होता है? मैम जितना जानता हूँ मुझे नहीं लगता कि इसमें होती है। अच्छा ठीक है, एक टर्म का बार बार यूज़ किया जाता है जब भी कोई एग्रीमेंट्स होते हैं या MOUs होते हैं, सनसेट क्लॉज। जी आपने सुना है ये वाला टर्म? जी सुना तो है मैम, पर इसके बारे में मुझे पता अभी नहीं पता। अच्छा, सनराइज इंडस्ट्रीज़ किसे कहते हैं? सॉरी मैम, सनराइज इंडस्ट्री नहीं पता है मुझे। अच्छा ये बताइए कि अभी बिहार में इनफैक्ट आप ही के डिस्ट्रिक्ट में एक एलिफेंट रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर का गठन किया है, क्या नाम है इस जगह का, जहाँ पे एलिफेंट्स को रिहैबिलिटेट करेंगे या इंजरी हो जाती है या रेस्क्यू करेंगे? सॉरी मैम मुझे पता नहीं। बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व का क्या नाम है? तो उसका है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, पश्चिमी चंपारण जिले में। जी यही है ये एलिफेंट रेस्क्यू। ठीक है, चलिए धन्यवाद। रवि, आप चंपारण से आते हैं जी। मुझे ये बताइए कि चंपारण का क्या लिंक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से? एक तो लिंक है चंपारण का राष्ट्रीय आंदोलन से, जो इसी आंदोलन मतलब यहाँ पे 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जिसके माध्यम से गांधी जी की राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश अच्छा, हुआ था। कहते हैं कि सत्याग्रह के लिए किसी ने आमंत्रित किया था जी सर, गांधी जी को? जी गांधी जी को श्री राजकुमार शुक्ल जी ने आमंत्रित किया था। कौन थे लखनऊ ये? अधिवेशन में। ये बिहार के ही एक किसान थे और मुरली भरा हुआ के थे। इन्होंने एक लंबे समय से जो चंपारण में 3 कठिया व्यवस्था पर चली थी, नील की खेती होती थी उसके तहत, उसके खिलाफ आंदोलन छेड़ा। अच्छा, नील दर्पण किसने लिखा है? नील दर्पण सर बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा है। अच्छा, और क्या है, किस बारे में है ये? ये जो 1859 मतलब 19वीं शताब्दी के आसपास जो बंगाल के क्षेत्रों में जो नील की खेती होती थी वो उस पे, और सर उसी पे अपने लिखा है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताइए कि जैसे बिहार में आज के डेट में देखा जाए तो एक मिली जुली सरकार है, जी।
ठीक है, गठबंधन सरकार है। जी गठबंधन। तो आपको क्या लगता है कि किसी भी राज्य के विकास के लिए जी। कैसी सरकार बेहतर है? अगर विकल्प हो कि एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट हो सकती है या कोalition गवर्नमेंट, कौन सा बेहतर विकल्प है? सर इसमें जो सिंगल पार्टी की सरकार होती है वो ज़्यादा बेहतर होती है। आपको लगता है कि बिहार में फिर अभी की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है? हाँ बिल्कुल अच्छी है सर, पर सिंगल गवर्नमेंट इस मामले में अच्छी होती है कि वो ज़्यादा अस्थायी होती है। उसमें बहुत से जैसे कि राजनेता होते हैं जो अपने मुद्दों को क्षेत्रीय राज्य के मुद्दों से ऊपर रखते हैं, तो इस बारे में तनाव हो जाता है। बल्कि जब सिंगल पार्टी होती है तो किसी भी नीति निर्माण में कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, लेकिन इसके क्या आप कुछ फ़ायदे भी बता सकते हैं कि कोalition गवर्नमेंट के क्या फ़ायदे हो सकते हैं? कोalition गवर्नमेंट की ये फ़ायदे होती है सर कि जैसे कि इसमें बहुत से जो दो से तीन पार्टियाँ या इससे भी अधिक पार्टियाँ होती है, तो वो अलग अलग क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक समावेशी विकास की अवधारणा आती है, अलग अलग क्षेत्रों के जो मुद्दे हैं वो सामने आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी लगातार ये बात कर रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल बनिए। जी। क्या है ये वोकल फॉर लोकल? वोकल फॉर लोकल का मतलब है सर इसमें स्थानीय जो उत्पाद हैं, जो स्थानीय जो उद्योग लगाए जा रहे हैं उनको प्राथमिकता देना। तो बिहार के कुछ स्थानीय उद्योग मुझे बता सकते हैं 4-5 जिनको जीआई टैग भी प्राप्त है? जी सर, एक भागलपुर में रेशम, टसर रेशम, उसको जीआई टैग प्राप्त है। जर्दालू आम और सिलावा खाजा और कतरनी चावल, और सर मैं इतना ही याद कर पा रहा हूँ। नहीं याद कर पा रहे? ठीक है रवि, आपका इंटरव्यू पूरा होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। बैठिए। थैंक यू। रवि, जी। क्या ये पहला इंटरव्यू होगा आयोग में आपका? जी अच्छा, और इससे पहले मॉक इंटरव्यूज दे चुके हैं? और नहीं, एक बार एक ऑनलाइन मॉक इंटरव्यू एक ऑनलाइन दिया था। अच्छा, अभी की परफॉर्मेंस कैसी रही आपकी? सर मुझे लगता है अच्छा नहीं हुआ। अच्छा, हॉबी वाले प्रश्न हॉबी वाले प्रश्न और पे फिर जो करंट अफेयर वाले प्रश्न हैं मुझे नहीं आते थे। देखिए रवि, ओवरऑल पर्सनैलिटी अच्छी है आपकी, जी और जो चीज़ कुछ जगह पे आप अच्छे जवाब भी दे रहे हैं, जी। लेकिन वही है ना कि आप खुद ही अपने ऊपर आपने दबाव बना लिया। कैसे? जब हॉबी आपने लिखी है पैरेलल सिनेमा, जी तो फिर उसका थोड़ा तो अपेक्षित है कि आपसे ये अपेक्षा है कि आम लोगों के मुकाबले आप ज़्यादा जानते होंगे इस बारे में। लेकिन अगर कुल मिला के आपने सिर्फ 3 फिल्में देखी हैं और इसके आधार पे आप पैरेलल सिनेमा को अपनी हॉबी बता रहे हैं, तो ये मतलब थोड़ा सा क्या बोले, बहुत ऑनेस्ट नहीं है, ईमानदारी वाला अभिरुचि नहीं है ये। तो अब अभी आपके पास स्कोप है इसको बदलने का, या ये तो लिखा जा चुका है? नहीं, लिखा नहीं जा चुका, वहाँ जाके आप भरेंगे ना। तो मेरे ख्याल से अगर पैरेलल सिनेमा नहीं तो सिर्फ सिनेमा रखिए, तो उसमें आपको स्कोप थोड़ा मिल जाता है। या और भी कोई रुचि है, या अगर पैरेलल ही रखना है जी, तो इस पे थोड़ा सा पढ़ लेना अच्छा रहेगा, तैयार कर लेना। कब है इंटरव्यू? 15 तारीख को। ठीक है, तो समय बहुत ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप पैरेलल सिनेमा या सिनेमा इसमें से पैरेलल हटा दें तो सिनेमा फिर है कि आप जस्टिफाई कर पाएंगे? सिनेमा में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं हो जाएगा, कुछ भी पूछ सकते हैं फिर। तो कम से कम पैरेलल सिनेमा जैसा वो तो नहीं होगा कि जहाँ स्पेसिफिक क्वेश्चन आएगा आप बिल्कुल नहीं बता पाए, उससे तो बेहतर होगा ना। हाँ, उससे तो तो आप थोड़ा सोच लीजिएगा क्या बेहतर रहेगा। यहाँ हम लोगों को नहीं लगा कि आप पैरेलल सिनेमा के लिए तैयार हैं। जी ये सर तो है, वो स्पेसिफिक है ना, वहाँ फिर स्पेसिफिक क्वेश्चन बनेगा। सिनेमा में आप बोले कि हाँ देखना पसंद है, देखते हैं क्या अच्छा लगता है, आप बताइए कि ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, ठीक है। तो फिर वहाँ जनरल टाइप के क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होगी, एरिया तो विस्तृत हो जाएगा। यहाँ लेकिन पर्टिकुलर पॉइंटेड क्वेश्चन आएगा, जैसा कि सर ने पूछा, वहाँ आप बिल्कुल ही मतलब धाराशायी हो गए, तो वो मत करिए। लगातार आप ना अभी तो सीधे बैठे हैं, लेकिन उस समय आप आगे की तरफ झुके हुए थे, देखिएगा वीडियो में, तो वो नहीं करना, स्ट्रेट रहना, ठीक। और आप बोर्ड को ग्रीट करना थोड़ा बहुत अच्छे ढंग से नहीं किया, तो चेयर तक आइए और उसके बाद ग्रीट कर लीजिए लेडी मेंबर को सबसे पहले और फिर बाकी लोगों को, ओके। और बाकी आंसर्स को आप मतलब बहुत लंबा मत खींचिए। जैसे कि नील दर्पण में मैंने जब बोला था तो आप सोच के और मतलब लंबा उसको कर रहे थे, ज़रूरत नहीं है ना। जितना पूछा गया किस बारे में थी उतना बताइए,
जी और वो आप बता चुके थे, तो उसके जी। बाद आपने बेकार में इतना समय लिया। जी तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसका अगर आप ध्यान रखेंगे ना तो आपका इंटरव्यू काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जी सर। और कॉन्फिडेंस रखिए, आपका बाकी पोस्चर, वॉइस, कम्युनिकेशन जनरली ठीक है, पाँव को थोड़ा और मिला सकते हैं, हाँ ना, और बस तो इस तरीके से बैठेंगे ज़्यादा फॉर्मल लगता है। जी बाकी चीज़ें जनरली आपकी ठीक है, अच्छा होना चाहिए, बस आप थोड़ा हॉबी को देख लीजिए कि क्या रखनी है आपकी। ठीक है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सर।